राधे राधे मित्रों, सभी को नमस्कार। मेरे से जुड़े हुए तमाम मित्रों का दिल से शुक्रिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और आगे भी स्वस्थ रहें, क्योंकि कोरोना एक बार फिर दस्तक दे चुका है। इस कारण आप सभी अपने घरों में रहें, बिना कारण बाहर नहीं निकलें और आपका होना जरूरी है, मिलना जरूरी नहीं है। तो कल क्या है कि कोई एक कमेंट आया था कि राजस्थान एडो को वे नहीं, मतलब उनका कहना यह था कि भाई राजस्थान का नक्शा आप सही नहीं बना रहे हो। तो अपन थोड़ा सा ढंग से प्रयास कर लेते हैं राजस्थान का नक्शा बनाने का। तो देखिए, अब देखो, मैंने तो प्रयास ढंग का ही किया है और आई थिंक अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा मैप बनाते हो तो आपको एग्जामिनर 90% मार्क्स दे देगा और 90% मार्क्स से आपको अच्छी रैंक मिल जाएगी, क्योंकि शॉर्ट भी अच्छी जगह लगी है। इस कारण कमेंट भी अच्छा आया है। तो मेरे को क्या है कि एक शायरी याद आ गई तो मैं आपको बता देता हूँ, सुना ही देता हूँ। मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा, अब तो उलझा हूँ वक्त सुलझाने में। वक्त ही कितना लगता है जुल्फे सुलझाने में, मगर जिंदगी गुजर जाती है वक्त सुलझाने में। ए जिंदगी बहुत धोखे दिए, नजरों से दूर जा निकला। हमने जिसे प्यार किया जालिम बेवफा निकला। चलो अपन टॉपिक की ओर चलते हैं। पहले क्या था, राव सिंहा। राव सिंहा मारवाड़ राठौड़ वंश के आदि पुरुष या संस्थापक कहलाए। इन्होंने सर्वप्रथम अत्थीकुंडी पाली में अपनी शाखा की स्थापना की। बीठू गांव पाली में इनकी छतरी बनी हुई है। बीठू गांव पाली का शिलालेख इनकी जानकारी का स्रोत है। मूर्णोत नैणसिरी ख्यात भी इनका जिक्र करता है। इसके बाद में राजा बनते हैं राव आस्थान जी ने खेड़ बाड़मेर में अपना राज्य स्थापित किया और खेड़ बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाया। मारवाड़ राठौड़ वंश की प्रारंभिक राजधानी खेड़ बाड़मेर रही। खेड़ बाड़मेर। इसके बाद में राजा बनते हैं दूहड़ जी। दूहड़ जी ने नागाना बाड़मेर में नागनेसी माता का मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद में राजा बनते हैं साड़ा जी। साड़ा जी के बाद में राजा बनते हैं ताड़ा जी। ताड़ा जी के बाद में राजा बनते हैं सलखा जी। सलखा के बाद में राजा बनते हैं वीरम। वीरम के राजा बनते हैं राव
चूड़ा। चूड़ा ने मंडोर को राजधानी बनाया, मंडोर पर अधिकार किया और मंडोर को राजधानी बनाया। इसके बाद में राजा बनते हैं कान्हा। कान्हा के बाद में राजा बनते हैं जोधा। जोधा ने जोधपुर दुर्ग का निर्माण करवाया 12 या 13 मई 1459 ईस्वी को। हिंदी माह में कहूँ तो ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी विक्रम संवत 1515 को। इसके बाद में राजा बनते हैं राव सातल। सातल गुडला खां से 141 तीजड़ियों को छुड़वाता है और इनकी गणगौर के दिन मृत्यु हो जाती है। गणगौर के दिन मृत्यु हो जाती है क्योंकि राव सातल गुडला से लड़ते समय इनके घाव ज़्यादा लग जाते हैं। इस कारण इनका समय बहुत कम रहा, 1499 ईस्वी से 1492 ईस्वी तक। ये इनकी मृत्यु गणगौर के दिन हो जाती है। इस कारण जोधपुर में गणगौर नहीं मनाया जाता है। पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, बूंदी में गणगौर नहीं मनाया जाता, जैसलमेर में गणगौर नहीं मनाया जाता है। तीसरा, जोधपुर में गणगौर नहीं मनाया जाता। बूंदी में अनिरुद्ध हाड़ा का पुत्र जोधा गणगौर की प्रतिमा के साथ में पानी में डूब गया था। इस कारण बूंदी में गणगौर नहीं मनाते गणगौर के दिन। जैसलमेर पर बीकानेर का आक्रमण हो गया था गणगौर के दिन। इस कारण जैसलमेर में भी गणगौर नहीं मनाते हैं। बूंदी में इस दिन को ओक कहते हैं। जोधपुर में राव सातल की मृत्यु हो गई थी इस कारण जोधपुर में गणगौर नहीं मनाते हैं गणगौर के दिन। गणगौर चैत्र शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है। चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। इसके बाद में राजा बनते हैं राव शुजा। शुजा के बाद में राजा बनते हैं गंगा। गंगा के बाद में राजा बनते हैं मालदेव। अब देखिए आप, आज अपन पढ़ेंगे मालदेव, यहां पर है मारवाड़ या जोधपुर। और राजा मालदेव 1532 ईस्वी से 1567 ईस्वी। मालदेव अपने टाइम का हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक और मारवाड़ राठौड़ वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। इसका काल मारवाड़ राठौड़ वंश का शौर्य युग कहलाता है। 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता। फारसी तवारीखों में से हसमत वाला राजा का, फारसी तवारीखों में से हसमत वाला राजा का, हसमत का अर्थ है श्रेष्ठ। ख्यातों में से हिंदू बादशाह का, हिंदू बादशाह का। बदायूनी ने इसे हिंदुस्तान का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा। अब देखो
राव मालदेव ने गंगा की हत्या करके सोजत चला गया। सोजत पाली, सोजत पाली 12 महीने तक ये यहीं रहा और उसके बाद में वापस मारवाड़ आ गया। आते ही इसने सैन्य अभियान शुरू किया। सैन्य अभियान शुरू किया क्योंकि राव गंगा के अंतिम समय में गंगा के पास में सिर्फ 2 ही परगने थे, एक मारवाड़, दूसरा सोजत। अब इसने मालदेव ने अपना साम्राज्य की सीमाएं बढ़ानी शुरू की। पहला आक्रमण सीधा इसने सिवाना पे किया, इस पर अधिकार कर लिया। सिवाना, बाड़मेर, सिवाना, बाड़मेर। दूसरा आक्रमण इसने भादरा जून पे किया, भादरा जून जालोर, भादरा जून जालोर। यहां का शासक था वीरा, यहां का शासक था वीरा। इसके बाद में यहां से वापिस चला, सीधा आक्रमण किया नागौर पे। नागौर का शासक था दौलत खां, दौलत खां है ना, दौलत खां। इसके बाद में इसने यहां पे आक्रमण किया। यहां अजमेर, अजमेर का शासक था हाजी खां। हाजी खां को इसने पराजित किया। इसके बाद में सीधा इसने मेड़ता पे आक्रमण किया। मेड़ता का शासक था वीरमदेव, वीरमदेव। मेड़ता पे आक्रमण करना इसका पहले ही मकसद था क्योंकि दारिया जोश हाथी को लेकर गंगा के समय ही मालदेव और वीरमदेव के बीच में अनबन हो गई थी और इसने कहा था कि मैं मेड़ता में मूली नहीं बो दूं तो मेरा नाम भी मालदेव नहीं है। अब इसके बाद में मालदेव सीधा चला घर में ही बीकानेर। बीकानेर का राजा था जैत सिंह, बीकानेर का राजा जैत सिंह था। सन 1541-42 ईस्वी में इसने बीकानेर पर आक्रमण कर दिया। पहोबा का युद्ध हुआ। पहोबा नागौर में पड़ता है। सन 1541 ईस्वी जैत सिंह वर्सेज मालदेव, विजयी बराबर मालदेव। जैत सिंह का पुत्र कल्याणमल, कल्याणमल मालदेव से नाराज हो गया और यहां से सीधा चला शेरशाह सूरी के पास में। शेरशाह सूरी उस समय पश्चिमी बंगाल का राजा था। कल्याणमल नाराज होके सीधा यहां गया। और वीरमदेव भी नाराज होकर सीधा यहां आ गया शेरशाह के पास में। ये देखो वीरमदेव, दोनों ही शेरशाह की शरण में आ गए। पीछे बीकानेर और मेड़ता पर राव मालदेव का अधिकार हो गया। अब देखो सारी जगह राव मालदेव ने अधिकार कर लिया। एक ही रियासत, नजदीक पड़ोसी रियासत बची थी, जैसलमेर। और जैसलमेर में शासन था
राव लूणकर्ण का। राव लूणकर्ण। अब देखो, सारा क्षेत्र मालदेव ने जीत लिया है, तो लूणकर्ण भी डरने लग गया, पता नहीं कब मेरे पे आक्रमण कर दे। इस कारण राव लूणकर्ण ने अपनी पुत्री उमादेय का रिश्ता मालदेव की तरफ भेज दिया। उमादेय मालदेव ने मंजूर कर लिया। मालदेव यहां से बारात लेके सीधा आ गया जैसलमेर। अब रात को बारात रुकी। लूणकर्ण की पत्नी और लूणकर्ण आपस में बातचीत कर रहे थे कि जैसे ही मालदेव अंदर आएगा दरवाजे के अंदर, मैं दरवाजे के नज़दीक ही खड़ा रहूंगा। मालदेव जैसे ही घुसेगा अंदर, मैं उस पर वार कर दूंगा। अब लूणकर्ण की रानी मना कर रही है कि ऐसा आपको नहीं करना है, अपनी पुत्री का सुहाग है। लेकिन लूणकर्ण मान ही नहीं रहा था, कह रहा था कि राज धर्म से कोई बड़ा धर्म नहीं है, मैं राज्य को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अब ये सारी की सारी बातचीत उमादेय ने सुन ली। उमादेय को बड़ा अफसोस हुआ कि मैं शादी की ही नहीं है मैंने, और उससे पहले ही मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, तो अब क्या किया जाए। तो अपना भी कुछ बचाव तो करना चाहिए। इसकी दासी थी बारमली। बारमली को बुलाया और कहा कि दासी, तू ये सारी की सारी बात मालदेव को बता दी। दासियां उस समय नेशनल परमिट होती थी, दासियां कहीं पर भी जा सकती थी। मालदेव को सारी की सारी बात बताई कि राजा जी ये बात होनी है। मालदेव ने सभी को कहा, सभी राठौड़ तलवारों की डोरियां खोल दे, तलवारों की डोरियां खोल दे। और राव लूणकर्ण के पास संदेश भिजवाया कि अगर आपने कुछ भी गलत कदम उठाया तो हम यहां पर खून की नदियां बहा देंगे, और जैसलमेर थाक नहीं था, हम ऐसा इसको बना देंगे। राव लूणकर्ण चुपचाप बैठ गया। यहां से शादी हो गई। उमादेय और बारमली दोनों ही जोधपुर आ गए। और सुहाग रात के समय क्या होता है, रानी उमादेय को श्रृंगार कर रही थी। उससे पहले ही बारमली पहुंच गई मालदेव के कक्ष में। जैसे ही बारमली उमादेय कक्ष में आई मालदेव के, तो यहां कुछ अलग देखा। उमादेय यहां से रवाना हो गई और सीधी अजमेर आ गई, और रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। रूठी रानी के नाम से, रूठी रानी का नाम उमादेय।
ऐसे निकृष्ट पति का मुंह देखना भी खराब है। ऐसी कुछ बातें करके और सीधे अजमेर आ गई। अब देखो, रूठी रानी को अपन यहीं पर छोड़ देते हैं। रूठने के बाद में अपन आगे चलते हैं। यहां पर मारवाड़, शासक मालदेव, 1532 से 64 ईस्वी। यहां पर दिल्ली, दिल्ली का शासक हुमायूं, दिल्ली का शासक हुमायूं। यहां पर पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल में शासक शेरशाह, शेरशाह की शरण में पहला कल्याणमल, दूसरा वीरमदेव। अब ये दोनों ही उकसा रहे हैं कि मालदेव पर आक्रमण करो। मालदेव बड़ा ही शक्तिशाली था। अब शेरशाह को मालदेव को हराने से पहले हुमायूं को हराना जरूरी है। शेरशाह पहले क्या था कि हुमायूं का पापा बाबर का सैनिक था शेरशाह एक समय। बाबर ने इसको, शेरशाह को सेनापति बनाया। बाद में बिहार का गवर्नर बनाया। पंद्रह 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में राजा बनता है हुमायूं। हुमायूं यहां पे कुछ विद्रोह दबाने के लिए अफगानिस्तान आया हुआ था। पीछे शेरशाह ने पश्चिमी बंगाल पर अधिकार कर लिया 1537 ईस्वी में और अपने को स्वतंत्र राजा बना दिया। हुमायूं वापस आया दिल्ली। तब पता चला कि भाई शेरशाह ने बगावत कर ली है। देखिए, जैसे ये गंगा नदी चलती है, गंगा रिवर, गंगा नदी यहां पर पड़ता है बिहार, यहां पर पड़ता है उत्तर प्रदेश। शेरशाह आक्रमण करता करता गंगा नदी के उत्तरी भाग तक आ गया था। उत्तरी भाग पीछे, आगे जौनपुर, यहां तक इसने अधिकार कर लिया था। हुमायूं बिहार में एक जिला पड़ता है
बक्सर, बक्सर जिले में एक सोसा गांव है। सोसा गांव में अपने कुछ सैनिकों के साथ में और सेनापति हिंदू बेग के साथ में यहां पे आया। यहां पे बातचीत चल रही थी हिंदू बेग और हुमायूं के बीच में। अब यहां से शेरशाह को हटाना है या नहीं हटाना है, क्या करना है आगे, तो इनके बीच में कुछ खींचातानी चल रही थी। हुमायूं ने कहा यहाँ सैनिक अपने पास अभी सेना कम है, तो अपन अभी आक्रमण नहीं करेंगे। और हिंदू बेग चाहता था कि अभी आक्रमण कर दें तो ठीक रहेगा, पीछे से सेना बुला लें। हुमायूं ने मना कर दिया कि अभी आक्रमण नहीं करेंगे। ये रात के समय हुमायूं और हिंदू बेग के बीच में बात चल रही थी। शेरशाह ने अपना यहां से सेनापति एक सैनिक भेजा और सारी बात चीत यहां से ले ली। पता लगाया कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, तो खींचातानी की बात शेरशाह को बता दी। यहां पे शेरशाह बैठा था। इस दूत ने यहां जाकर सारी की सारी बात बता दी। अब देखो, शेरशाह ने सुबह जल्दी 26 जून 1539 ईस्वी सुबह जल्दी आक्रमण कर दिया यहां पर सोसा में। बेचारा हुमायूं भागा और हुमायूं के साथ में कुछ सैनिक भी थे, सारे भागे। कुछ गंगा नदी में गिर गए। हुमायूं भी भागता हुआ गंगा नदी में गिर गया। सुबह जल्दी एक कोई नाविक आया हुआ था। उसने कहा, अरे हुमायूं, तू यहां पे क्या कर रहा है? तो मेरे को तो यहां पे आक्रमण हो गए मेरे ऊपर, और तू मेरे को बाहर निकाल। निजाम बिस्ती करके था नाविक, इसने बाहर निकाला और हुमायूं ने कहा, मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूं और अब मैं हार गया हूं, आगे कभी बादशाह बना तो तेरे को ही बादशाह बनाऊंगा। तो बताते हैं कि इस निजाम भिस्ती को भी हुमायूं ने बाद में राजा बनाया था और इसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। अब पहला युद्ध 1539 ईस्वी में सोसा का युद्ध हुआ। सोसा, इसमें हुमायूं हार गया। हुमायूं यहां से भागा और आगरा आ गया। आगरे के किले के अंदर आया और यहां पर कुछ रणनीति बनाई। आगरे के किले में था उस समय, महादेव ने कहा कि अगर तेरे को सहायता चाहिए तो मैं सहायता कर सकता हूं, लेकिन हुमायूं ने मना कर दिया कि मेरे को सहायता की जरूरत नहीं है। महादेव ने कहा, तेरी मर्जी, कोई बात नहीं। आगरा से निकला हुमायूं, कन्नौज आ गया सेना लेकर। शेरशाह भी यहां आ गया कन्नौज। यहां पर कन्नौज के अंदर क्षेत्र पड़ता है बिलग्राम। सन 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ। इसी में भी हुमायूं हार गया। हुमायूं हार गया। बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं हार गया। सोसा और बिलग्राम के युद्ध में, दोनों युद्ध में ही हुमायूं हार गया।
हुमायूं भागकर चला गया अमरकोट। अमरकोट, अमरकोट का राजा उस समय था अमरसाल। अमरसाल, अमरसाल ने हुमायूं को यहां पर शरण दी और इसी जगह 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म होता है। बाद में ये अकबर हिंदुस्तान का महान सम्राट बनता है। इसके बाद में हुमायूं अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर अमरकोट और सीधा मारवाड़ आ जाता है। अब ये सहायता लेने के लिए यहां पे आया है, हारने के बाद में। हुमायूं जोगी तीर्थ आता है सबसे पहले। जोगी तीर्थ फलोदी यहां आया। यहां आकर अपने एक सेनापति अतक खां को मालदेव के पास भेजा। अतक खां मालदेव के पास में आया और सहायता की बातचीत की, लेकिन मालदेव ने कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया। कारण ये रहा कि मालदेव को शेरशाह ने पहले ही बता दिया था कि भाई अगर हुमायूं तेरे पास आ जाए तो यहाँ से पकड़ लेना और मेरे को दे देना, और तेरी और मेरी तो कोई लड़ाई नहीं है, इस कारण तू हुमायूं की सहायता कर ही क्यों रहा है। इस कारण मालदेव ने यश कर दिया शेरशाह को, लेकिन हुमायूं को यहाँ से पकड़ा नहीं। अतक खां यहाँ पर आया और मालदेव का यहाँ पर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। पुस्तकालय अध्यक्ष था मालदेव का एक मुल्ला सुर्ख करके था। मुल्ला सुर्ख, इसके कहने पर यह अतक खां वापिस चला गया हुमायूं के पास में कि यहां से तेरे को कोई सहायता नहीं मिलेगी, और अगर तू ज्यादा समय तक यहां रहा तो तेरे को पकड़ भी सकते हैं और शेरशाह को भी दे सकते हैं। हुमायूं वापिस यहां आया और काफी समय तक यहीं रहा। मालदेव ने हुमायूं को पकड़ा नहीं, इस कारण शेरशाह बड़ा नाराज हुआ। शेरशाह सीधा आ गया अजमेर। अब देखिए आप, मारवाड़ शासक मालदेव। हुमायूं, शेरशाह यहां से चला, सीधा आ गया अजमेर। अजमेर, अजमेर पर मालदेव का अधिकार था और मालदेव ने देखा कि भाई अजमेर पर अब आक्रमण तो ये कर ही देगा। यहाँ पर रानी थी रूठी रानी, अजमेर मालदेव की रानी रूठी रानी। मालदेव ने यहाँ से बाढ़ जी को भेजा, ईसरदास
ईश्वरदास जी। ईश्वरदास जी ने कैसे ही करके रानी उमादेवी को मनाया, और मनाने के बाद में जोधपुर लेकर आ गई मारवाड़। यहाँ पर पीछे रानियों ने सोचा कि भाई अगर रूठी रानी वापस आ गई तो हमारा मान घट जाएगा। यहां पर रानियों ने एक और बाढ़ जी को तैयार किया, आशा जी बाठ। आशा जी को कहा कि कैसे ही करके इस रूठी रानी को वापस भेजना है अजमेर। आशा जी ने कहा कैसे भेज देंगे वापस, आने दो। रूठी रानी जैसे ही इस गेट के अंदर घुसी, आशा जी ने एक दोहा कहा, मान रखे तो पीव तज पीव रखे तज मान, दोनों गए ने उबरे एकण खंबे ठाण। मान रखना चाहती है तो पीव को तजो, पीव रखना चाहती है तो मान को तजो, और आप दोनों ही रखना चाहते हो तो ये कभी नहीं होगा। क्योंकि मारवाड़ी में कहते हैं एक खूंटे पर दो जानवर नहीं बांध सकते, एक जगह दो जानवर नहीं बांध सकते। रानी ने कहा हाथों हाथ वापस चलो। रानी वहीं से गेट से ही वापस रवाना हो गई और अजमेर आ गई, और सारी जिंदगी यहीं पर रही। अंतिम समय अपना गुरूज गांव चित्तौड़ में बिताया उमादेवी ने, और अंतिम समय में मालदेव के उत्तराधिकारी राम सिंह जी ने इनकी सेवा की, और यहीं पर मालदेव की मृत्यु का समाचार सुनकर गुरूज गांव चित्तौड़ में ही रूठी रानी सती हो गई। अब देखो, अजमेर से सीधा शेरशाह, यहां पर क्षेत्र पड़ता है पाली। पाली का गांव है एक सुमेल। शेरशाह यहां आ गया। अब लास्ट ऑप्शन, मालदेव भी यहां से रवाना हुआ, और यहां पर क्षेत्र पड़ता है गिरी। यहां पर मालदेव आ गया। दिसंबर का महीना था, बहुत ज्यादा ठंड थी। इस कारण दिसंबर से लेकर जनवरी तक दोनों ही सेना एक दूसरे के सामने पड़ी रही, आमने सामने पड़ी रही। 1 महीने तक कोई युद्ध नहीं हुआ। अब शेरशाह विचार कर रहा है इस पे आक्रमण करूंगा, तो ये पहले से ही शक्तिशाली शासक है, कई युद्धों को जीत चुका है, इस कारण आक्रमण करूंगा तो हार जाऊंगा। मालदेव ने सोचा अगर मैं इस पे आक्रमण करूंगा पहले, तो ये तो दिल्ली का शासक है, मेरे को हरा भी सकता है। अब शेरशाह ने एक साल चली जाली पत्र छपवाए, मतलब पैम्पलेट छपवाए। मालदेव के सेनापति थे 2, जैता और कुंपा। जैता और कुंपा, ये दोनों ही हाथ थे मालदेव के, बड़े ही वीर बहादुर थे जैता और कुंपा। आज दिन तक इनके नाम से जैतावत और कुंपावत शाखाएं चलती राठौड़ों की। मालदेव ने पैम्पलेट छपवाए और मालदेव के पास वे भिजवा दिए, अगर मालदेव तू मेरे से युद्ध करेगा
तो जैता और कुंपा पहले से ही मेरे पक्ष में है और तुम पक्की बात युद्ध हार जाएगा। इस कारण तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर ले और मेरे पास आ जा। मालदेव बड़ा ही शकी राजा था, शक ज्यादा करता था थोड़ा। जैता और कुंपा को बुलाया कि क्या बात है। जैता और कुंपा ने कहा, राजा जी, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम उसके पक्ष में जाएं या फिर आपसे बगावत करें, आज दिन तक नहीं की है, और आप हमारे साथ रहिए और हम आपको जीता के रहेंगे। लेकिन मालदेव नहीं माना। यहां से रवाना हुआ और सिवाना आ गया। सिवाना मारवाड़ राठौड़ों की संकटकालीन राजधानी रही। अब पीछे इनके पास में सेना बहुत कम रही। 5 जनवरी 1544 ईस्वी को भयंकर युद्ध हुआ। बड़ी बहादुरी से जैता और कुंपा लड़े, क्योंकि इनको अपना ऋण उतारना था, अपने भी जो दाग लगा था वो दिलवाना था। इस कारण इन्होंने कहा, हम तो लड़ेंगे, आप भले ही चले जाओ। जैसे ही मालदेव रवाना हुआ और शेरशाह ने आक्रमण कर दिया। सुबह जल्दी आक्रमण हुआ। लड़ते लड़ते शाम हो गई। शेरशाह यहां पर हारने लग गया था। शाम के वक्त 4-1 बजे इसका सेनापति था एक जलाल खान जलवानी, ये और सेना लेकर आ गया कहीं से, और इस कारण इनके पास में छोटी सेना थी, इनके पास में बड़ी थी। जैता और कुंपा इस युद्ध में शहीद हो गए और शेरशाह का मारवाड़ पर अधिकार हो गया। यहां का शासन प्रबंध खवास खां को सौंपा शेरशाह ने, और यहां पर सूरी मस्जिद का भी निर्माण करवाया शेरशाह ने। खवास खां को शासन सौंप के मारवाड़ का सीधा उदयपुर आ गया शेरशाह, चित्तौड़ आ गया, चित्तौड़ आ गया। उदय सिंह ने शेरशाह के आते ही किले की चाबियां सौंप दी और शेरशाह ने यहां का शासन प्रबंध शम्स खां को दे दिया। शम्स खां को दे दिया। यहां से शेरशाह कालिंजरा आ गया। शेरशाह यहां से कालिंजरा दुर्ग आ गया और यहां कालिंजरा दुर्ग को घेर लिया। कालिंजरा, यहां पर शासक चंदेल राजपूत थे। कालिंजरा दुर्ग यूपी में पड़ता है, बांदा जिला। बुंदेलखंड का क्षेत्र है। यहां पर शासन चंदेल राजपूतों का था। इस दुर्ग को घेरा शेरशाह ने। घेर कर ये अस्त्र चला रहा था अपना, उक्का अस्त्र चला रहा था। तोप के जैसा ये उक्का अस्त्र था, चला रहा था। उस समय गोला इसके हाथ में फट गया और 1545 ईस्वी में
यहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई। सासाराम बिहार के अंदर शेरशाह का मकबरा बना हुआ है। जैसे ही मालदेव को पता चला कि शेरशाह खत्म हो गया है, वापस आक्रमण किया इसने, जोधपुर पर अधिकार कर लिया। 1545 ईस्वी वापस आ गया। ये मारवाड़ 1-1.5 साल तक शेरशाह सूरी का अधिकार रहा मारवाड़ पर। इसके बाद में वापस आ गया मालदीव। एक दिन मालदीव क्या था कि खैरवा गया हुआ था। खैरवा, यहाँ इसका ससुराल था खैरवा। खैरवा का शासक था जैत सिंह, जागीरदार था। खैरवा गया मालदीव, वहां पर जैत सिंह को कहा कि मेरी साली से मैं शादी करूंगा, आपकी छोटी लड़की से। जैत सिंह ने कहा भाई एक लड़की तो मैं तेरे को दे चुका हूं और बार बार अब नहीं मिलेगी। मालदीव का नहीं दे तो ठीक है, मैं आक्रमण करूंगा, तू जीत वैसे ही नहीं पाएगा। इस बात का पता चला जैत सिंह की कुंवरी को, मालदेव की साड़ी को। साड़ी बहुत दुखी हुई। अब क्या करें, एक तो ये पहले बुढ़ा मिल जाएगा और थोड़े दिनों के बाद में इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो मेरा तो सुहाग गुजर जाएगा। अगर शादी नहीं करूंगी तो पिताजी की जागीरदारी को खतरा है। तो अब क्या किया जाए। खैरवा और मेवाड़ की सीमाएं लगती थी आपस में। मेवाड़ के सैनिक यहां पर कुछ अतिक्रमण कर रहे थे खैरवा की सीमा में। जैत सिंह ने शिकायत उदय सिंह जी से की कि आपके सैनिक बार बार मेरे क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं। उदय सिंह एक बार परेशान होकर खुद यहां आ गए देखने के लिए वास्तव में अतिक्रमण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कुंवरी कैसे ही करके यहां आ गई भागती भागती रात को। पर जैसे ही पता चला, अब क्या मामला हुआ पता नहीं, ये रात को यहां आ गई। पूरी रात इसी सीमा पर रही। उदय सिंह को पता चला कि बच्चा भाई जी आप कहाँ से आए हो। कुंवरी ने कहा ये हालत है, मेरे पिताजी मान नहीं रहे हैं और मालदेव मेरे से शादी करना चाहता है और हालत बेहद खराब है। उस समय जैत सिंह की लड़की और उदय सिंह जी की यहीं पर शादी हो गई। आनंद फानन में शादी हो गई। मालदेव बड़ा नाराज हुआ। नाराज होकर मालदेव ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर दिया। कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर दिया सन 1557 ईस्वी को। मालदेव इसमें हार गया था क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग को आज दिन तक कोई जीत नहीं पाया। शाहबाज खां के अलावा 1578 ईस्वी में शाहबाज खां एक ही
सेनापति था अकबर का, वो ही जीत पाया था सिर्फ कुंभलगढ़ को। बाकी आज दिन तक कुंभलगढ़ दुर्ग को आज दिन तक भी कोई जीत नहीं पाया। अब मालदेव यहां से सीधा अजमेर चला जाता है। अजमेर पर अधिकार था हाजी खां का, क्योंकि जैसे ही शेरशाह सूरी से मालदेव हारा तो वापस हाजी खां अजमेर पर आ गया और यहां पर अधिकार कर लिया। मालदेव ने यहां पर आक्रमण किया। हाजी खां बेचारा भागा, उदय सिंह जी के पास आया। और कहा कि राणा जी हमारी सहायता कीजिए। राणा जी ने कहा बिल्कुल सहायता करेंगे। राणा जी यहाँ से रवाना हुए और हाजी खां के साथ में आ गए। मालदेव पहले से ही कमजोर था, मालदेव पीछे हट गया। जैसे ही राणा आया और मालदेव पीछे हट गया। हाजी खां ने कहा थैंक यू। उदय सिंह जी ने कहा थैंक यू से काम नहीं चलेगा, एक तेरी दासी है रंगराय, ये तू मुझे दे दे। हाजी खां ने कहा ये दासी नहीं, मेरी पत्नी है। उदय सिंह ने कहा कुछ भी हो मेरे को ये दे दे। हाजी खां बेचारा वापस भागा और मालदेव के पास में। मालदेव को कहा जैसा भी आपको करना है वैसे करेंगे अपन, लेकिन मेरी पत्नी को लेकर भाग रहा है उदय सिंह, आप थोड़ी बचा लो। और फिर मालदेव और हाजी खां ने उदय सिंह पर आक्रमण किया। इसमें उदय सिंह हार गए थे। आक्रमण के समय सरदारों ने उदय सिंह जी को समझाया भी था कि इसकी पत्नी है और आप छोड़ दो, ये टंटा मत करो, लेकिन उदय सिंह जी नहीं माने। तो कुछ राजा महाराजाओं की अपने टाइम में भूल रह जाती है और भूल के कारण काफी घाटा भी होता है। प्रताप ने, उदय सिंह जी के पुत्र थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने कहा था एक बार कि मेरे और मेरे दादा के बीच में अगर कोई नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास कुछ अलग ही होता। इसके बाद मालदेव आ गया वापिस। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो जाती है। मालदेव ने सोजत के किले मालकोट का निर्माण करवाया, पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया, जोधपुर दुर्ग का परकोटा बनाया, गिरदीकोट। मुंशी देवी प्रसाद ने मालदेव सरित लिखा और मालदेव के 3 पुत्र थे, बड़ा राम सिंह, इसके बाद में मोटा राजा उदय सिंह, उसके बाद में राव चंद्रसेन। उत्तराधिकारी राम सिंह जी थे, लेकिन मालदेव ने राजा राव चंद्रसेन को बनाया। तो बाकी का अपन अगले भाग में पढ़ेंगे। थैंक यू।